जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 2 लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है तत्वों का नामकरण। तो तत्वों के नामकरण से पहले जॉन डाल्टन ने तत्वों के कुछ प्रतीक चिन्ह दिए थे। जॉन डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ तत्वों के विशेष प्रतीक दिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए गोला बना के बीच में एक डॉट, एक खाली गोले के रूप में ऑक्सीजन का एक प्रतीक चिन्ह था। कॉपर का एक गोले के अंदर C लिखा था, सीसा लेड के लिए एक गोले के अंदर L लिख के एक प्रतीक चिन्ह थे कुछ। तो ये पहली कोशिश थी तत्वों को एक प्रतीक देने की। उसके बाद तत्वों के नामकरण में सबसे बड़ा नाम आता है ब्रिजिलियस का। तो ब्रिजिलियस ने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। इसके अनुसार तत्वों के नामकरण के कुछ आधार रखा गया। तो सबसे पहला आधार था तत्वों के नामकरण का उसकी व्युत्पत्ति स्थल, यानी जहां से तत्व सर्वप्रथम जिस जगह से मिले उसका नामकरण उसके आधार पर दिया गया। और उसमें एक तत्व का नाम जिसमें आता है वह है कॉपर का नाम। तो कॉपर का नामकरण उसको उसकी एक जगह थी जिसका नाम था साइप्रस, अर्थात कॉपर सर्वप्रथम साइप्रस में मिला, इसलिए उसका नामकरण साइप्रस के आधार पर क्या रख दिया गया, कॉपर रख दिया गया। उसके बाद तत्वों के नामकरण की एक और अन्य पद्धति आई जिसका नाम था रंग के आधार पर, कलर, और उसमें गोल्ड यानी सोने को नामकरण दिया गया। वो अंग्रेजी अक्षर जिसका अर्थ होता है पीला, और उसी के आधार पर उसको नाम दिया गया गोल्ड। ठीक है ना। उसके पश्चात आता है आधुनिक तत्वों के नामकरण की एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। वर्तमान में अभी जो संस्था चलती है, जब भी कोई नया तत्व ज्ञात होता है तो उसको नामकरण देने का काम कौन करते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह IUPAC का पूरा नाम है। तो ध्यान देने की योग्य बात है। अब आपको IUPAC का पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम। यह एक संस्था है जो कोई भी तत्व नया ज्ञात होता है तो उसको नाम देना, उसको प्रतीक देना और उसको एक मात्रक देना, ये सारा काम कौन करता है, IUPAC करती है। तो वर्तमान में जो संस्था चलती है जिसका नाम है IUPAC, जो नए नए तत्वों को नामकरण देने का काम करती है। तो IUPAC पद्धति के आधार पर तत्वों के नामकरण के कुछ चरण हैं। तो इसमें सर्वप्रथम चरण है तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों के बने होंगे। तो पहला नियम यह था कि कोई भी तत्व है उसका प्रतीक या एक अक्षर का या दो। और इसमें दूसरा चरण दिया गया इन्होंने, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में, और दूसरे अक्षर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो दूसरा चरण था किसी भी तत्व के प्रतीक को उसको अंग्रेजी के पहले अक्षर को सदैव बड़ा और दूसरे अक्षर को सदैव छोटा लिखेंगे। जैसे अपन को लिखना है कॉपर, तो अपन C बड़ा करेंगे और U छोटा लिखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है किसी भी तत्व का जो प्रतीक होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर सदैव और सदैव बड़ा, और सेकंड अक्षर जो हमेशा स्मॉल लेटर लिखा ही जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा चरण था इन्होंने, देखो जैसे इसमें अपन देखो दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बड़े H से दर्शाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे देखो लिखा है एल्यूमिनियम, तो इसको AL से लिखेंगे, ना कि इसमें देखो A बड़ा और L भी बड़ा, ये नहीं करेंगे, ये गलत होगा। यानी इसमें पहला अक्षर सदैव बड़ा और दूसरा अक्षर सदैव छोटा लिखा ही जाना चाहिए। दूसरी बात आप सभी ध्यान देवे भैया बहन कि कभी भी कोई भी प्रतीक लिखें रनिंग राइटिंग का प्रयोग ना करें। जैसे आपको सोडियम लिखना है तो कभी भी इसी प्रकार का प्रयोग न करें। इसमें दोनों अक्षर सदैव स्पष्ट और अलग अलग होने चाहिए। अर्थात सोडियम लिखना है तो N बड़ा और A हमेशा छोटा। इस प्रकार से आपको दर्शाना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखें, रनिंग राइटिंग का प्रयोग कभी भी न करें। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है कोबाल्ट,
तो कोबाल्ट में C बड़ा होना चाहिए और O सदैव छोटा होना चाहिए। जैसे देखो C और O लिखा है, ना कि आपको ऐसा लिखना है C भी बड़ा और O भी बड़ा। C बड़ा और O बड़ा का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है और कोबाल्ट एक धातु है। अर्थात अपन की छोटी मोटी गलतियां आगे चलकर बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो कोबाल्ट को C बड़ा और O छोटा ही लिखे सदैव और सदैव। जैसे आप H2O लिखें तो कई सारे भैया बहन इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, ये लिखी हुई चीज गलत है। इसमें आप H बड़ा लिखें, टू लिखें और O भी बड़ा लिखें H2O, अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का सम्मिलित रूप है H2। इस प्रकार से ध्यान रखें, कभी भी रनिंग राइटिंग का प्रयोग न लिखें, अक्षरों को स्पष्ट लिखें। पहला अक्षर सदैव बड़ा, दूसरा अक्षर सदैव छोटा, ठीक है ना। तो इसमें कोबाल्ट में C बड़ा और O हमेशा छोटा ही लिखें। C बड़ा और O बड़ा आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व हो गए और इसमें ये दोनों का संयुक्त रूप जो होगा वो कहलाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की विषैली गैस है और कोबाल्ट एक क्या है, धातु है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है चरण नंबर 3। तो कुछ तत्वों के प्रति उसके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले अक्षर किसी एक अक्षर को संयुक्त बनाकर मानते हैं। तीसरा चरण ये कह रहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पहला अक्षर वही लिया जाता है, उसके बाद जो अक्षर आते हैं उनमें से कोई एक अक्षर लेकर संयुक्त रूप से उसको जोड़कर लिखा जाता है। जैसे आपको लिखना है क्लोरीन, तो देखो क्लोरीन की मीनिंग देखें तो CHLORINE है क्लोरीन, ठीक है ना। इसमें ये जो H है यहाँ एक साइलेंट वर्ड है, तो यहाँ C और क्या लिखेंगे L, तो ये क्या बनेगा Cl। तो आप ऐसे लिखेंगे C बड़ा और L छोटा, या H को साथ में नहीं लेंगे क्योंकि H एक साइलेंट वर्ड है यहाँ पर, तो C और L लेंगे तो क्या बनेगा Cl। इसी प्रकार से देखो एक एग्जांपल और है, जिंक है, तो जिंक में देखो ZINC है जिंक, तो इसमें ZI नहीं लिखेंगे, I यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड के रूप में काम करेगी, Z और क्या लिखा जाएगा N, तो ये मिलकर क्या बनेगा ZN बनेगा। तो ध्यान रखें Z और N, तो इसमें पहला अक्षर सदैव बड़ा और बाकी के जो अक्षर हैं इनमें से किसी एक अक्षर को लेकर एक नामकरण दिया जाता। तो ये चरण नंबर 3 था। अभी अपन पढ़ेंगे चौथा और अंतिम चरण है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में एक सवाल पूछते हैं, निम्न तत्वों को, जो लैटिन भाषा में तत्व हैं उनके नामकरण किस प्रकार से दिए गए, या ऐसा भी सवाल पूछते हैं कोई 2 लैटिन शब्दों के नाम लिखिए तत्वों, ठीक है ना। तो देखो जैसे अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक, साइंस की हमारी 3 मुख्य भाषाएं हैं, लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाएं, और इन भाषाओं के आधार पर भी कुछ तत्वों को नामकरण दिया गया। जैसे लोह तत्व है, लोहे को अपन फेरस कहते हैं, तो लोहे की मीनिंग देखें तो IRON है, परंतु इसको जो नामकरण दिया गया था वह इसके फेरम शब्द से दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तत्व को जो नामकरण है, लोह तत्व को आयरन शब्द से नहीं जोड़कर इसको फेरम शब्द, ये फेरम एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो मीनिंग क्या हुई देखो FERRUM है फेरिम, और फेरम शब्द से इसका कौन सा शब्द लिया गया, F और E, F बड़ा और E छोटा। तो लोहे को लैटिन भाषा में फेरम शब्द से उसको Fe तत्व का प्रतीक चिन्ह मिला। इसी प्रकार से सोडियम भी एक लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया शब्द है। सोडियम की मीनिंग तो SODIUM है सोडियम, परंतु ऐसे सोडियम को SO से नहीं लिखते हैं, लैटिन भाषा में इसको नेट्रियम कहते हैं। तो नेट्रियम शब्द की मीनिंग होगी NATRIUM, नेट्रियम है। तो नेट्रियम शब्द में से N और A शब्द को लिया गया, तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या बन गया Na, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भैया बहन अक्सर इस बात में गलती करते हैं कि सोडियम जब भी शब्द आता है तो सोडियम से SO लिख लेते हैं,
तो सोडियम से कभी भी SO नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नामकरण है लैटिन भाषा के आधार पर दिया गया, जो नेट्रियम शब्द से है। तो नेट्रियम में मीनिंग N और A से शुरू होती है, तो ये N बड़ा और A छोटा, तो सोडियम को प्रतीक चिन्ह क्या मिल गया? Na। आगे ध्यान रखना आप सभी। इसी प्रकार से पोटेशियम, तो देखो अभी अपन लोहे तत्व, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन लैटिन भाषा के शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम को दिया गया कैलियम शब्द। कैलियम की मीनिंग है देखो KALIUM, कैलियम। तो कैलियम में K शब्द है, तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? K हो गया। तो भैया बहन ध्यान रखें, कभी कई बार गलती करते हैं, पोटेशियम शब्द आया P लिख दिया, तो P फास्फोरस शब्द का प्रतीक चिन्ह है, ना कि पोटेशियम का। तो पोटेशियम एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब क्या होगा? कैलियम। तो कैलियम की मीनिंग कहां से शुरू होती है? K से, तो इसका पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो आप सभी भैया बहन हमेशा ध्यान रखें, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह K, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe। इसी प्रकार से दो लैटिन शब्द और पढ़ते हैं, इसमें देखो एक है सोना और एक है चांदी। सोने और चांदी का नामकरण भी लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया। तो देखो सोने को कहा जाता है गोल्ड, तो मीनिंग में देखो GOLD है, गोल्ड। तो जब भी सोना है तो प्रतीक चिन्ह में GO नहीं लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखें गोल्ड को, सोने को प्रतीक चिन्ह किससे दिया गया है? लैटिन नाम है ऑरम शब्द से, ठीक है ना? ऑरम उसके कलर के हिसाब से नाम दिया। तो ऑरम शब्द तो AURUM है ऑरम, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या बन गया? AU। तो सोने का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? AU। ऑरम शब्द से इसका व्युत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से हमारा अंतिम शब्द है चांदी, सिल्वर। तो मीनिंग में देखो SILVER है, सिल्वर, ना कि तो SI से नहीं देंगे इसका प्रतीक चिन्ह। तो चांदी को क्या कहते हैं? अर्जेंटीनियम कहते हैं, अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम शब्द से लिया गया है, अर्जेंटीनम शब्द से AG, तो ARG है, तो R यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड हो गया और प्रतीक चिन्ह क्या बन गया? AG। तो चांदी का प्रतीक चिन्ह AG, सोने का AU, सोडियम का Na, पोटेशियम का K और हमारा लोहे का Fe फेरस। तो आपको ज्यादातर सभी भैया बहनों को हमारे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। इस 118 तत्वों में से आपको लगभग 20 तत्वों को सभी को याद करना है। हमारी कक्षा 10वीं के हिसाब से और 9वीं के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कितने हैं? प्रारंभिक के प्रारंभिक के 20 तत्व सबको याद रखने, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ये 20 तत्व है। पहला है हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से। नियोन 10 नंबर पे आता है। ये जो क्रम संख्या है वही उसकी परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना? 11 नंबर पे आता है सोडियम Na, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम Mg, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम Al, 14 नंबर पर सिलिकॉन Si, 15 नंबर पर फास्फोरस P, 16 नंबर पर सल्फर S, 17 नंबर पर क्लोरीन Cl, 18 नंबर पर ऑर्गन Ar और 19 नंबर पर पोटेशियम K और 20 नंबर पर कैल्शियम Cl। तो आप सभी को भैया बहनों को ये 20 तक तत्व सभी को याद होने चाहिए। जब भी कभी एग्जाम होगा आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक के 20 तत्वों को आपको परमाणु क्रमांक सहित याद रखना है, प्रतीक चिन्ह सहित याद रखना है। धन्यवाद। आज हमारा वीडियो यहाँ तक रहेगा। इसके जो गृह कार्य होगा मैं आपको PDF के रूप में भेज दूंगा। मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।